हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 वंशागत और विविधता के सिद्धांत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में अंतर बताइए। का ऑप्शन है क्या, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, और खा है प्रभावी कारक एवं अप्रभावी कारक। तो आइए पहले देखते हैं का वाला जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर। तो देखिए का ऑप्शन हमारा क्या है, उत्तर यहाँ पे हमने देखा का लिखा है, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर। जीन प्रारूप देखिए एक तरफ हमने लिखा जीन प्रारूप, एक तरफ लक्षण प्रारूप। तो देखिए जीन प्रारूप में देखते हैं, जीन प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे कि लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी या फिर टी कैपिटल टी स्मॉल टी। और देखिए लक्षण प्रारूप में देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है, जैसे पौधों की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल व आंखों का रंग। तो ये हो गया लक्षण प्रारूप, एक हो गया जीन प्रारूप में। अब देखिए दूसरा जीन प्रारूप में, यहाँ पे समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। मतलब कि समान जीन प्रारूप वाले जीव जो होते हैं एक ही पर्यावरण में रहेंगे तो उनकी अवस्था जो होगी लक्षण समान ही होंगे। और देखिए लक्षण प्रारूप में, लक्षण प्रारूप जो देखने पर समान होते हैं उनका जीन प्रारूप संगठन समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए जीन प्रारूप में तीसरा नंबर, यहाँ पे किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उनके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। लक्षण प्रारूप में देखिए तीसरा नंबर, बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो गया जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर। अब आइए देखते हैं प्रभावी और अप्रभावी कारक में अंतर। तो देखिए एक तरफ लिखा हमने प्रभावी कारक, एक तरफ अप्रभावी कारक। तो देखिए प्रभावी कारक में पहले देखते हैं, या प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। और प्रभावी लक्षण में देखिए, यह युग्म विकल्पी की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता। जो प्रभावी होता है वो स्वयं को व्यक्त करता है, दिखाई देता है, जो अप्रभावी होता है वो दिखाई नहीं देता। देखिए प्रभावी में दूसरा नंबर, ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त होते हैं, और अप्रभावी में ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त नहीं होते, मुख्यतः F1 पीढ़ी में। प्रभावी में तीसरा नंबर देखिए, यह एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम के लिए कोडित होता है जो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। और अप्रभावी में देखिए तीसरा नंबर, यह एक अपूर्ण अक्रियात्मक एंजाइम के लिए कोडित होता है जो विषम युग्मजी दशा में इसकी अभिव्यक्ति छिपाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो उत्तर देखिए, हेडिंग हमारा है पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो देखिए ZW गुणसूत्रों वाला लिंग निर्धारण। तो देखिए हेडिंग हमारा हो गया। अब देखिए यह क्रियाविधि कुछ कीटों, तितली, माथ और कुछ कशेरुकियों, मछलियों, सरीसृपों व पक्षियों में पाई जाती है। नर में 2 समरूपी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें ZZ से निरूपित किया जाता है। देखिए मनुष्य में जो होता है मादा समरूप होते हैं, समरूपी लिंग होते हैं, लेकिन पक्षियों में जो होता है क्या होता है, जो नर होता है वो उसका लिंग गुणसूत्र समरूप होता है ZZ। इनसे समयुग्मक उत्पन्न होते हैं। इनके विपरीत मादा में 2 विषम रूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें ZW से प्रदर्शित करते हैं, और मादा पक्षियों में ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी असमान। यानी पक्षियों में मादा पक्षी पर निर्भर करता है कि मादा पक्षी के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि जो बच्चा होगा नर होगा या मादा होगा। अगला देखिए, आगे देखिए, इनसे विषम युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसलिए मादा 2 प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिनमें Z या W गुणसूत्र होते हैं। नर में शुक्राणु समान होते हैं, अतः इन जीवों में लिंग निर्धारण W गुणसूत्र द्वारा होता है। जब नर शुक्राणु मादा के Z युग्मक से संलयन करता है तो ZZ युग्मक बनता है जिससे नर उत्पन्न होता है।
यदि शुक्राणु मादा के डब्लू युग्मक से संलयन करता है तो ZW युग्मक बनता है जो मादा का विकास करता है। इस प्रकार संतति में क्या होता है, 1:1 अनुपात उत्पन्न होने की संभावना होती है। देखिए जब ZZ जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, नर उत्पन्न होता है, और जहाँ पे ZW होता है वहाँ पे मादा उत्पन्न होता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे समझ लीजिए आप। देखिए जो मादा पक्षी होती है उसमें ZW गुणसूत्र होते हैं, और जो नर पक्षी होता है उसमें क्या होते हैं, ZZ गुणसूत्र होते हैं। जब नर पक्षी का Z गुणसूत्र महिला पक्षी की Z गुणसूत्र से मिलता है तो ZZ यानी कि लड़का यानी नर उत्पन्न होता है। और जब नर का Z गुणसूत्र और मादा पक्षी के W गुणसूत्र से मिलता है तो ZW होता है यानी कि मादा पक्षी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। कोई भी बच्चा वर्धांत नहीं पैदा हुआ जबकि उनके पिता वर्धांत थे, कारण सहित समझाइए। तो देखिए जब एक वर्धांत पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से किया जाता है तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाले सभी पुत्रियां वाहक होंगी। इनमें वर्धानता के लक्षण प्रकट नहीं होते जबकि सभी पुत्र समान होंगे। इन्हें में निम्नवत प्रदर्शन किया जा सकता है। देखिए जो वर्धानता पुरुष है, पुरुष में XY गुणसूत्र होता है तो ये पुरुष का गुणसूत्र है, और यहाँ पे देखिए मादा में X गुणसूत्र होता है तो यहाँ पे मादा का गुणसूत्र है, ये पुरुष का गुणसूत्र है। तो देखिए एक मादा का जब X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिला तो वाहक पुत्री हुई, और फिर मादा का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मिला तो क्या हुआ, पुत्र हुआ, यानी समान पुत्र हुआ। और जब फिर देखिए मादा का X गुणसूत्र महिला का पुरुष के X गुणसूत्र से मिला तो लड़की हुई यानी वाहक हुई, क्या वर्धानता की वाहक हुई। और फिर मादा का X गुणसूत्र जब पुरुष के Y गुणसूत्र से मिला तो फिर समान पुत्र हुआ। क्यों, क्योंकि जो वर्धानता है किस पर, X गुणसूत्र पर होता है। आगे देखिए इस प्रकार से पुत्र समान हुआ, और मादा होती तो वो वर्धानता पीड़ित होती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से किया गया। उनकी संतान में इस रोग की वंशागत को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो उत्तर देखिए, यदि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष किसी समान स्त्री से विवाह करता है तो उनके सभी पुत्र समान अथवा सभी पुत्रियां रोग से वाहक होंगी। यानी जब किसी पुरुष को क्या है, हीमोफीलिया है, उसका विवाह समान स्त्री से हो रहा है तो उसके जो सभी पुत्र होंगे यानी नर होंगे वो क्या होंगे, उसमें कोई रोग नहीं होगा, और जो पुत्रियां होंगी वो उनमें रोग का वाहक होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए जो पुरुष होता है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हीमोफीलिया फादर यानी XY गुणसूत्र, और फिर देखिए H जो है, H का XHY लिखा है, H का मतलब होता है हीमोफीलिया। तो यहाँ पे देखिए ये पुरुष का गुणसूत्र है जिसको हीमोफीलिया हुआ है, और नॉर्मल स्त्री का XX गुणसूत्र है। तो देखिए जब इनका मिलाप करेंगे हम, जब इनका संकरण कराएंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए जब जो पुरुष होता है पुरुष का X गुणसूत्र पर क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। तो देखिए यहाँ पे XH लिखा, तो जब पुरुष का एक देखिए X आया जिस पर हीमोफीलिया है और महिला का एक X आया तो XHX बना, क्या बना, XHX बना, यानी हीमोफीलिया इसमें है। तो ये देखिए XX इस क्या होती है, मादा होती है यानी पुत्री होगी तो इसमें हीमोफीलिया होगा। और देखिए Y है तो Y में हीमोफीलिया नहीं है, Y गुणसूत्र में हीमोफीलिया नहीं होता। तो देखिए Y यहाँ से पुरुष का Y जब गुणसूत्र निकला और यहाँ से महिला का X गुणसूत्र निकला तो यहाँ पे XY क्या हुआ, पुत्र हुआ। क्या हुआ, देखिए जब महिला पुरुष का X गुणसूत्र निकला और महिला का X गुणसूत्र से मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, XY हुआ, यानी कि पुत्र हुआ। तो देखिए X तो महिला का आया है, Y पुरुष का है, तो Y पर क्या हीमोफीलिया नहीं है, X पर हीमोफीलिया है, तो इसलिए XY जो लड़का होगा वो सामान्य होगा, उस पर कोई भी रोग नहीं होगा, हीमोफीलिया का रोग उस पर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न देखिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं या कैसे बनते हैं। ऐसे मनुष्यों जिनमें यह उपस्थित होते हैं के लक्षण लिखिए, या फिर लिंग गुणसूत्री ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये हेडिंग हमारा है। उत्तर देखिए,
यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अतः इनमें 47 यानी देखिए इसमें क्या एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 यानी 44 प्लस, देखिए बस नॉर्मल में तो कितने होते हैं 46 जोड़ी, सॉरी 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण मिश्रण पाया जाता है। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व समान पुरुषों की तरह होता है। इनमें वाई गुणसूत्र की उपस्थिति होती है तो इसमें क्या इनका शरीर जो होता है लंबा होता है और समान पुरुष की तरह होगा, लेकिन अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण इनमें एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, तो उसके कारण क्या होगा इनके विसरण तथा अन्य जनन अंग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होंगी। इनके जो जनन ग्रंथि होंगी, जनन तंत्र होगा क्या होगा वो अल्प विकसित होगा, पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा उसका। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर बंध होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इसे गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। आगे देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक H.F. क्लाइनफेल्टर्स ने सन 1942 में इस प्रकार के असमान पुरुषों का वर्णन किया। लगभग 500 पुरुषों में से एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पाया जाता है। ये असमान पुरुष असमान अंडों व समान शुक्राणु से या समान अंडों व असमान शुक्राणु से निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। ये देखिए ये बच्चे कैसे बनते हैं, ये असमान पुरुष असमान अंडे हो या तो असमान पुरुष हो यानी पुरुष भी ऐसा हो या असमान अंडे हो, अंडे समान न हो और समान शुक्राणु हो तो भी बन जाता है, या फिर अंडे समान हो शुक्राणु असमान न हो तो भी ऐसे बच्चे बन जाते हैं, बच्चों का जन्म हो जाता है। ये सामान्य अंडे या शुक्राणु व 4 गुणसूत्रों के अभियोजन से बनते हैं। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र XYY या फिर XXX या 3 से अधिक XXXY या फिर XXXY या फिर 5XY होते हैं, या फिर XYY सिंड्रोम वाले पुरुष लंबे मूर्ख का मतलब ये सभी जो है ये सभी सिंड्रोम वाले जो होते हैं सिंड्रोम वाले पुरुष लंबे मूर्ख कामुक और गुस्सैल एवं उग्र स्वभाव के अतिनर होते हैं। इसके विपरीत XXX या फिर 4x वाली आतिमाएं आतिमादाएं मूर्ख और बांझ होती हैं, यानी महिलाएं, यहाँ पे क्या रहेगा महिलाएं जो होती हैं ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं तथा मूर्ख होती हैं, यानी उसमें दिमाग कम होता है। 2 या 2 से अधिक एक्स गुणसूत्र वाले सभी नर नपुंसक होते हैं। देखिए जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इससे ग्रसित जो होते हैं उनमें क्या होता है उनमें 47 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है जो समान पुरुषों या महिलाओं में तो 46 गुणसूत्र होता है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है तो 46 गुणसूत्र हुआ। तो देखिए इसमें जो होता है क्लाइनफेल्टर से जो ग्रसित होता है उनमें क्या होता है 47 जोड़ी गुणसूत्र हो जाता है। तो इसमें वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण तो इनका शरीर जो होता है समान पुरुष की तरह लंबा चौड़ा होता है, लेकिन एक अतिरिक्त एक गुणसूत्र इसमें एक्स गुणसूत्र आ जाता है। इसके कारण इनके जो जनन अंग होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते और इनके जो होता है स्तन महिलाओं की तरह विकसित हो जाते हैं। इनमें इनकी आवाज़ जो होती है महिलाओं की तरह होती है। आपने आसपास किसी लड़के को देखा होगा उसका चाल चलन लड़कियों की तरह होता है, तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। अगला प्रश्न देखिए, और जो ऐसी स्त्रियां होती है वो बांझ होती हैं, कभी मां नहीं बन सकती और मूर्ख होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। या फिर मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। या फिर डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए। तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उत्तर हेडिंग हमारा है डाउन सिंड्रोम। तो देखिए यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों में होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के समान विकास को रोक देता है। देखिए क्या होता है
कभी कभी डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यह रोग जो होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ने या घटने के कारण होता है। तो कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। सामान्य पुरुष महिला में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जुड़ी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़कर 47 हो जाती है तो क्या होता है, इसमें देखिए, ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चों के बुद्धि यानी दिमाग को के विकास को रोक देते हैं। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। आगे देखिए, 46 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है। सिर गोल, ओंठ नीचे की ओर लटके रहते हैं, तब माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है। त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी व पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं। इनके जनन अंग तो समान होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। इस आनुवांशिक रोग को मांगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।